नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन मामले पर फिर से केंद्र सरकार को घेरा है। इस बार उनके निशाने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे। बता दें कि शुक्रवार को राजनाथ सिंह ने लद्दाख का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने सैनिकों को संबोधित करते हुए देश को आश्वस्त किया था कि किसी भी देश ने हमारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया है। इस मामले में राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट कर सरकार पर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है और भारत सरकार चैम्बरलेन की तरह व्यवहार कर रही है। इससे चीन और आगे बढ़ेगा और भारत को केंद्र सरकार की कायरतापूर्ण कार्रवाइयों के कारण बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। दरअसल राजनाथ सिंह इस वीडियो में ये कहते हुए दिख रहे हैं कि मामला हल होना चाहिए, लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में कोई गारंटी नहीं दे सकते हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती। इस पर कब्जा नहीं किया जा सकता। मामला हल होना चाहिए, लेकिन कहां तक हल होगा अभी इस संबंध में मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार शाम को जयपुर में राजभवन पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और अपने पास बहुमत होने का दावा भी किया है। अशोक गहलोत ने दावा किया है कि उन्हें 102 विधायकों का समर्थन हासिल है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को समर्थन करने वाले 102 विधायकों की सूची भी सौंपी है। भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी बीटीपी के 2 विधायक आज ही अशोक गहलोत को समर्थन देने होटल में पहुंचे थे। देश का पूर्वोत्तर का इलाका इस समय भीषण बाढ़ के संकट से जूझ रहा है और सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य असम है। यहाँ के गांव के साथ साथ शहरों और कस्बों का हाल भी बुरा है और वर्तमान में कोरोना संकट और फिर बाढ़ ने असम पर दोहरा प्रहार किया है और असम में बाढ़ के चलते इंसान के साथ साथ बेजुबान जानवर भी बेहाल हैं। और बता दें कि असम में आई बाढ़ से अब तक 71 लोगों की मौत हो चुकी है और इससे 40 लाख के करीब लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का काम जारी है और एनडीआरएफ की टीमें लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही हैं। इस कड़ी में सरकार का कहना है कि बाढ़ से राज्य के 27 जिले प्रभावित हैं और काजीरंगा नेशनल पार्क का 80% हिस्सा बाढ़ के पानी में जलमग्न हो गया है, जिसके चलते यहां पर संरक्षित वन्य प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट गहरा गया है। प्रशासन की तरफ से जानवरों को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी का कहर लगातार बढ़ रहा है और हर दिन मरीजों की तादाद में इजाफे का नया रिकॉर्ड बन रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 10 लाख के पार पहुंच चुकी है और 9 लाख से 10 लाख संक्रमितों के आंकड़े तक पहुंचने में कोरोना को महज 3 दिन लगे हैं और पिछले 2-3 दिन से हर रोज सामने आ रहे नए मरीजों की तादाद 35,000 के आसपास रही है। कोरोना की हर दिन तेज होती रफ्तार ने जहां शासन प्रशासन को चिंता में डाल दिया है, तो वहीं आम नागरिक भी इसे लेकर के चिंतित है। इन सबके बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है। पूरी तरह से कोरोना वायरस की पहली स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। बंगाल में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने ऐलान किया है कि 31 जुलाई तक कोई विमान कोलकाता नहीं आएगा। और आपको बता दें कि बंगाल में पिछले 24 घंटे में 1894 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है और इसी के साथ अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच गया है। वहीं संक्रमण के चलते 26 लोगों की मौत हो चुकी है और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जगह जगह सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है और लोगों से भी नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है।
राजस्थान में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस और बीजेपी की ओर से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में अब बीजेपी नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान संकट पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। राजे ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य की जनता को कांग्रेस की भीतरी लड़ाई का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस के लोग इसका आरोप बीजेपी पर लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्ना मैं दस सकदा कि साडे बड़े मरीज जैसे हुण मैं तुहानूं दस्सिया कि कन्फर्म्ड केस अपने 9442। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने एक खास कार्यक्रम आस्क कैप्टन सोशल मीडिया पर शुरू किया है, जिसमें वो जनता के सवालों को जवाब देते हैं। इस कार्यक्रम को 11वीं बार आज सीएम ने संबोधित किया और कोरोना महामारी को लेकर उन्होंने कहा कि अभी तक कोई दवा इस बीमारी की नहीं है। वहीं जनता से उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि बचाव आपके हाथ में है, बीमारी को नजदीक ही मत आने दीजिए। इन्ना मैं दस सकदा कि साडे बड़े मरीज जैसे हुण मैं तुहानूं दस्सिया कि कन्फर्म्ड केस अपने 9442 से ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6373 तो 2000 ਬੰਦੇ ਹਾਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਝ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 239 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾਲੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 61 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ ਔਰ 7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਸੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਇਸ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਬੜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 75% ਬੰਦੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ। ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਮਾਸਕ ਭਜਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਕ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਸਕ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अयोध्या में बैठक हुई और इस बीच मंदिर निर्माण को लेकर वीएचपी नेता आलोक कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं आशान्वित हूँ और मैं कहूँ कि जब से वो जगह ट्रस्ट को मिली है मंदिर के निर्माण के लिए उसमें से कभी रुकावट नहीं आई। सॉइल टेस्टिंग होना था, वो एक बड़ा काम था। वहाँ पे जो पुराने समय की चीज़ें थी उनको हटाना था। ग्राउंड की लेवलिंग थी। कंस्ट्रक्शन साइट तक सामान पहुँचाने के लिए एक बड़ी और मजबूत सड़क चाहिए थी। ऐसे सब काम वहाँ निरंतर होते रहे। जो खंबे बने हुए बहुत साल से इंतजार कर रहे थे, उसमें काई लग गई थी। उनको पहले पानी से फिर केमिकल से वॉश करके नया बनाना था। ये सब काम निरंतर चल रही। एक औपचारिक काम की शुरुआत का होना है। राजस्थान फोन टैपिंग और मामले को लेकर दिल्ली से लेकर जयपुर तक बवाल मचा हुआ है और इसी बीच जयपुर एसीबी के एजी आलोक त्रिपाठी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, 10 जून को माननीय श्री महेश जोशी जी ने एक एसआईआर हमको दी थी, एक परिवाद दी थी, जिसकी गोपनीय जांच हमारे द्वारा की जा रही थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो विधि पूर्वक चुने हुए विधायक हैं उनको प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई नाम नहीं था और हम लोग उसकी गोपनीय जांच कर रहे थे। इस दौरान कल उन्होंने आकर के उस जांच में जांच अधिकारी के समक्ष बयान दिए। उन्होंने कुछ ऑडियो क्लिप्स दी और उसके आधार पर जो है ये निर्णय लिया गया हमारी जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर कि एफआईआर दर्ज की जाए। हाल ही में मध्य प्रदेश राजनीति में भी फेरबदल हुआ है। कांग्रेस पार्टी के विधायक द्वारा बीजेपी का दामन थामने के मुद्दे पर विश्वास सारंग ने कांग्रेस पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। देखिए, कांग्रेस की नाव डूब गई और कांग्रेस की नाव का चप्पू या पप्पू के हाथ में है।
तो जब चप्पू पप्पू के हाथ में होगा तो कौन रहेगा उसमें? और कांग्रेस के विधायकों को लगता है कि जिस बातों को लेकर वो जनता के बीच गए थे, वो वादे कांग्रेस की सरकार ने पूरे नहीं किए। चाहे किसान का कर्जा माफ करने की बात हो, चाहे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया, भ्रष्टाचार आकंठ तक हो गया, तबादला उद्योग फल फूल गया, तो अब किस मुंह से जाएंगे वो कांग्रेस विधायक के रूप में जनता के बीच? और पप्पू के चप्पू के बाद कोई भी उस नाव में नहीं रहेगा। खरीद फरोख्त आप अपने विधायकों पर ये इल्जाम लगा रहे हो, इससे शर्मनाक और क्या बात होगी? कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, आप इस विधा में लगे हो, जो खरीद फरोख्त से परेशान थे वही छोड़ रहे हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता मानक अग्रवाल ने विश्वास सारंग के आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग करने का आरोप लगाया है और साथ ही राहुल गांधी पर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि जल्द ही देश इन्हें सबक सिखाएगा। देखिए, बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और लोगों को पद का लालच दे रही है, बड़ी तादाद में करोड़ों रुपया दे रही है बीजेपी। और इसके बाद में ये पप्पू चप्पू की बात करते हैं। आने वाला समय बतलाएगा इनको, जब देश की जनता और यही एमएलए इनको चप्पलें मारना शुरू करेंगे। यूपी के अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने यह कहा है कि रोग मुक्त हुए समस्त लोगों की केस हिस्ट्री का अध्ययन करते हुए चिकित्सक और अधिक शोध करें और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या में वृद्धि की जाए। में संक्रमण के 1986 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 17,264 है। अब तक संक्रमित मरीजों में से 28,664 पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। संक्रमित मरीजों में से 1,108 व्यक्तियों की अभी तक मृत्यु हुई है। इस समय आइसोलेशन वार्ड में 17,267 लोगों को रखा गया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि दोनों ही पार्टी विधायक खरीदने में लगी हुई है। कोरोना और चीन विवाद के बीच सभी को मिलकर कोरोना के साथ चीन से भी लड़ना चाहिए और साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियों को देश की चिंता नहीं है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सीमा पर एक तनाव की स्थिति बनी हुई है।
भारत और चीन के बीच युद्ध के हालात बने हुए हैं। ऐसे समय में जब चीन हमारे कुछ इलाकों में जबरन घुसपैठ कर रहा है और हमारी सेना उनसे लड़ रही है, पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है। मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा संकट कोरोना के रूप में देश में आया है। इस वक्त में देश की दो राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर खरीद फरोख्त और जोड़ तोड़ की राजनीति में लगी हुई है, यह सब कुछ देखकर देश की जनता बहुत दुखी है। यह वक्त था, यह समय था जब सभी पार्टियों को मिलकर चीन से, जो इस समय हमारी देश की सेना, लोग रेलवे के अंदर ट्रेन में अव्यवस्थाओं के कारण मर जाते हैं, इस देश में लोग भूख से मर गए। आज भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तमाम अन्य राज्यों में केसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा कोरोना के केसेस देश में हो चुके हैं। ऐसे समय में जब सभी पार्टियों को मिलकर चाइना से और कोरोना से लड़ना चाहिए, ये देश की दो राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, एक घिनौनी, गंदी और ओछी राजनीति राजस्थान के अंदर कर रही है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए धब्बा है, जो हमारे संविधान के ऊपर प्रहार है। और ये सब कुछ देखकर एक सवाल उठता है हर देशवासी के मन में, क्या इन दोनों पार्टियों को देश के लोगों की चिंता है? क्या इन दोनों पार्टियों को, इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को, बीजेपी को, कांग्रेस को, जो चीन के साथ हालात बने हुए हैं उसकी चिंता है? दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसके अंदर की एक गंदी राजनीति चल रही है, उठापटक की, खरीदो बेचो की। और कांग्रेस पार्टी तो ऐसा प्रतीत हो रहा है पूरे देश में टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। कांग्रेस के लिए तो वो गाना याद आता है कि मेरे दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, और जो जहां गिरा वहीं राज किया। कहीं भी कोई शामिल हो जा रहा है सत्ता की लालच में, मंत्री पद के लालच में, अपने आप को बेचने। राजस्थान में सियासी संकट के बीच बयानों का दौर लगातार जारी है और कांग्रेस और बीजेपी की ओर से एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला भी तेज हो गया है। सियासी उठापटक के बीच जहां आज पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने चुप्पी तोड़ी है, तो वहीं अदालत ने ऑडियो टेप कांड में आरोपी संजय जैन को 4 दिन की हिरासत में भेज दिया है। पश्चिम बंगाल में भी सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और सरकार को कानून व्यवस्था के मामले पर बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों बीजेपी विधायक की आत्महत्या के बाद बंद का आह्वान किया गया था और अब बीजेपी कार्यकर्ता 18 जुलाई को नॉर्थ 24 परगना जिले में सड़कों पर उतरे और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए। सांसद अर्जुन सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का यहां पर नेतृत्व किया, लेकिन इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला भी किया गया। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप है और हमलावरों पर बमबाजी करने का भी आरोप है और इस हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर सामने आ रही है। मुंबई महानगर पालिका ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए गोरेगांव पूर्व इलाके में संवेदनहीन पोस्टर्स लगाए हैं, जिसमें स्थानीय नागरिकों को साफ संदेश दिया गया है कि परिवार वाले अपने छोटे बच्चे, नेत्रहीन या फिर दिव्यांग पर ध्यान दें। यदि कोई अपनी लापरवाही के चलते नाले में गिरा है तो उसके लिए बीएमसी की जवाबदेही नहीं होगी। बीएमसी की तरफ से लगाए गए इन पोस्टर से लोगों में काफी आक्रोश है और इस पोस्टर ने गोरेगांव इलाके में 1 साल पहले 3 साल के दिव्यांग के साथ
घटी घटना ताजा हो गई है और मुंबई के गोरेगांव पूर्व स्थित अंबेडकर नगर में बीएमसी द्वारा इस तरह के पोस्टर जगह जगह लगवाए गए हैं। और वहीं गोरेगांव इलाका, जहां पर 1 साल पहले 3 साल का बच्चा दिव्यांश घर से खेलते हुए बाहर निकला था और तेज बारिश के कारण घर के पास मौजूद खुले नाले में गिरकर बह गया था। इस हादसे ने बीएमसी के कामों की पोल खोलकर रख दी थी और दिव्यांश को ढूंढने के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें भी लगाई गई थी। कई दिन तक यहां पर सर्च ऑपरेशन कई दिन तक जो ऑपरेशन चलाया गया था वो नाकाम रहा था। देखिए, बीएमसी को अपनी जवाबदारी लेनी चाहिए। इस तरह के पोस्टर्स ना लगावे तो बेहतर है। ये पोस्टर लगाने की जगह पे वो अपना काम बखूबी करे और वहाँ पे जो हमारी जनता है, आम नागरिक हैं, उनको ऐसा वो कर देवे कि वैसी घटना घटे ही नहीं। मैं तो ये जानता हूँ कि मेरा बेटा क्या किसी और का बेटा ना जावे, बस इतना ही कहना चाहूँगा। आज महानगर पालिका ने सवेरे यहाँ पे एक बैनर लगाया हुआ था, क्या इस पर लिखा हुआ है कि अगर नाला भर गया या इस पर कोई गिर गया तो जवाबदारी महानगर पालिका की नहीं, ये जवाबदारी पूरी तरह से महानगर पालिका की है, गटार उनकी है। यूएई वाणिज्य दूतावास में तैनात एक गनमैन का बयान तिरुवनंतपुरम में एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से दर्ज किया गया है। और बता दें कि इस गनमैन ने कथित रूप से केरल सोने की तस्करी के मामले में अभियुक्तों की धमकी के बाद आत्महत्या करने का प्रयास किया था। और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक अस्पताल में सीआरपीसी के तहत प्रक्रिया के अनुसार जय घोष के बयान को दर्ज किया और जहां पर उसे शुक्रवार को आत्महत्या करने का प्रयास करने के बाद भर्ती करवाया गया था। और जय घोष के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि उन्हें राज्य में राजनयिक चैनलों के माध्यम से बड़ी मात्रा में सोने की तस्करी से जुड़े हाई प्रोफाइल मामले में आरोपियों के सहयोगियों की ओर से धमकी दी जा रही थी। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र बुलाने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार और विधानसभा सचिवालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सत्र के आयोजन पर विचार कर रहे थे, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई है। इसलिए अब सत्र विधानसभा सचिवालय में ही आयोजित होगा। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने यह बताया है कि इसके लिए लगातार विधानसभा को सैनिटाइज किया जा रहा है और इस बार सत्र में विजिटर्स को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। भारत के साथ सदियों पुराने रोटी बेटी के संबंध को तोड़ने की दिशा में कोई न कोई ऊटपटांग हरकत कर रहे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पद गंवाने के डर से सियासी खेमेबंदी में जुटे हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में घिरे ओली के खिलाफ अब जनता का आक्रोश भी सड़कों पर नजर आने लगा है और वहीं अब ओली के खिलाफ नेपाल के संत समाज ने भी मोर्चा खोल दिया है। ओली की ओर से पिछले दिनों भगवान राम और अयोध्या को लेकर दिए गए बयान से भड़के संत 18 जुलाई को सड़कों पर उतर आए और संतों ने जनकपुर में पीएम के बयान का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया और प्रदर्शन में शामिल साधु संत, धार्मिक संगठन और आम नागरिकों की मांग थी कि पीएम ओली अपना बयान वापस लें। पूर्वी दिल्ली इलाके में बिना इजाजत के जिम संचालित करने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि जहां पर पूरे देश में जिम संचालन पर प्रतिबंध है, तो वहीं ये जिम खुले आम चल रहे हैं और युवक युवतियां यहां पर एक्सरसाइज के लिए भी आ रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और जिम बंद करवा दिया गया। बताया जा रहा है कि जिम चलने की सूचना पर एएसआई राजेश शिव कुमार और बनवारी लाल और हेड कांस्टेबल देवेंद्र की एक टीम ने जिम पर छापा मारा। पुलिस से देखते ही वहां पर मौजूद युवक युवतियों के होश उड़ गए और जिम मालिक समेत 11 लोगों को पुलिस थाने ले आई और विधि सम्मत कार्रवाई की गई। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का यह भी कहना है कि जगतपुरी पुलिस ने जिम मालिक रहीश के खिलाफ सरकारी आदेश का उल्लंघन करने समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और उसका कोरोना टेस्ट भी करवाया गया है। केरल में सोने की तस्करी मामले में एनआईए ने इंटरपोल से आरोपी फैजल फरीद के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है और एनआईए के अधिकारी स्वप्ना
सुरेश और संदीप नायर को सोने की तस्करी के मामले में सबूत इकट्ठा करने के लिए तिरुवनंतपुरम में उनके निवास स्थान पर ले गए। और बता दें कि केरल में सोने की तस्करी मामले के मुख्य आरोपी सारथ PS को NIA की विशेष अदालत ने शुक्रवार को 7 दिनों के लिए NIA की हिरासत में भेज दिया है। NIA ने एक अर्जी दाखिल कर पूछताछ के लिए UAE वाणिज्य दूतावास के पूर्व कर्मचारी को हिरासत में दिए जाने का अनुरोध किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष अदालत ने आरोपी की हिरासत को मंजूरी दे दी है। बिहार में पटना एम्स के नर्सिंग स्टाफ कर्मचारी और सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं और पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिलने के कारण स्टाफ ने काम बंद कर दिया है। पटना एम्स को सरकार ने कोविड-19 हॉस्पिटल बना रखा है और यहां पर सिर्फ कोरोना के मरीजों का ही इलाज किया जा रहा है, लेकिन नर्सिंग स्टाफ कर्मचारी और सफाई कर्मियों की हड़ताल पर चले जाने के बाद यहां पर स्वास्थ्य सेवाओं पर संकट खड़ा हो गया है। हड़ताल पर गए नर्सिंग स्टाफ कर्मचारियों और सफाई कर्मियों का कहना है कि पिछले 3 महीने से वो सभी कोविड-19 के बावजूद काम कर रहे हैं और लेकिन इनको पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। और कर्मियों का आरोप है कि काम के दौरान संक्रमित होने के बावजूद न तो उनका और न ही उनके परिवार के सदस्यों का इलाज एम्स में हो पा रहा है। हिमाचल प्रदेश जिम एसोसिएशन के अध्यक्ष केवल सिंह पठानिया ने कहा कि आज जगह जगह से आए जिम मालिकों ने अपना दुख दर्द साझा किया है और आज जिलाधीश महोदय के माध्यम से प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें यह मांग रखी गई है कि अगर प्रदेश सरकार सभी गतिविधियों की अनुमति दे रही है तो 3-4 महीनों से बंद पड़े जिमों को भी खोलने की अनुमति दे दी जाए, जिससे बेरोजगार युवा अपने जिमों को खोलकर अपने परिवार को चला सकेंगे। आज द जिम एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री को हमारे हरकेश प्रजापति जो जिलाधीश महोदय उनके द्वारा ज्ञापन सौंपा है और नौजवानों ने ये मांग की है कि जो जिला कांगड़ा के अंदर और प्रदेश के अंदर जो जिम लॉकडाउन 1, 2, 3 और 4 में जो बंद पड़े हैं उनको खोलने की सरकार जो है वो इजाज़त दे, जिससे कि जो हमारे लोग नौकरोजगार साथी जिम चला रहे हैं तो खासकर पिछले 4 महीनों से लगातार चाहे इन्होंने ट्रेनर रखे हैं, इंस्ट्रक्टर रखे हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, उनका लगातार ये सैलरी दे रहे हैं। तो वर्तमान सरकार से मुख्यमंत्री से भी मांग की है कि उनको भी आर्थिक पैकेज, जब अन्य लोगों को सहायता की जा रही है कोविड-19 में, तो इनको भी आर्थिक पैकेज दिया जाए। बंद पड़े हैं, हमारी तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि हमें बैंक की इंस्टॉलमेंट की देनी है, बिजली का बिल देना है और जिम का किराया भी देना है। इसी सिलसिले में हमने DC साहब को ज्ञापन दिया है कि ये जल्दी से जल्दी हमारे जिम खोले जाएं और हमें इस स्थिति से उबारा जाए। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। बयान, कमान, हुक्मरान, दौड़ते राजमार्ग, पगडंडियां, मौन, अवाम के दुख दर्द पर बोले कौन? सियासत के पतीले में उबलते अधिकार, जनता पर दीवान हर कोई है सरकार, फिर भी
कहते हैं जनता के द्वारा जनता के लिए यह है लोकतंत्र। लोकतंत्र रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अयोध्या में करीब 2 घंटे तक लगातार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक चली और बैठक में राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र के साथ ट्रस्ट के 12 सदस्य मौजूद थे, जबकि 3 सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर थे। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य गोविंद देव गिरी जी महाराज ने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रस्ट ने 2 तिथियों को लेकर के विचार किया है जब राम मंदिर निर्माण की शुरुआत की जाएगी। अच्छा, कोई डेट तय हुई बताया जा रहा है? 5 तारीख की डेट है, 29 या 5। अच्छा, और क्या क्या बिंदु हैं जिन पे बात होगी सर? मंदिर का प्रारूप जी, कहा जा रहा है ऊंचाई बढ़ाने की बात हो रही, क्या इस पे विचार होगा? धन संकलन की व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश के जिला लाहौल स्पीति के रोपसंग के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक लाहौल के सिस्सू से मनाली की ओर आ रहा था, लेकिन अचानक से रोपसंग के पास ये चालक के काबू से बाहर होकर सड़क से करीब 300 फीट नीचे लुढ़क गया और हादसा इतना भयानक था कि ट्रक में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और केलांग के SHO मोती राम ने कहा है कि पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुट गई है और मृतकों के शवों की पहचान की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। काशीपुर के विधायक हरभजन सिंह चीमा के कार्यालय पर सैकड़ों की तादाद में महिलाओं की भीड़ राशन किट लेने के लिए उमड़ पड़ी थी। हालांकि कार्यालय में हरभजन सिंह चीमा नहीं थे, लेकिन अफवाह के कारण लोगों की भीड़ इतनी भारी तादाद में विधायक के कार्यालय पर उमड़ पड़ी थी, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी लोगों को अपने घरों को भेज दिया था और जिसके बाद अफवाह फैलाकर पर्ची देकर जनता को विधायक के कार्यालय भेजने वाली खड़गपुर पार्षद मंजू देवी के खिलाफ काशीपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कल ये दिन में सूचना मिली थी कि जो माननीय विधायक काशीपुर है उनके ऑफिस के बाहर करीब 150-200 महिलाएं एकत्रित हो गई थी। तो मौके पर जब पुलिस गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि हमें जो पार्षद हैं मंजू देवी खड़गपुर देवपुरा के, उनके द्वारा एक पर्ची दी गई है और उसमें लिखा गया कि राशन का वितरण विधायक जी द्वारा किया जाएगा। तो ये जानकारी प्राप्त करने पे वो लोग इकट्ठा हुए, जबकि विधायक जी द्वारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं रखा गया था। तो इसमें जो है जो पार्षद है मंजू देवी, उनके ऊपर जो है आपदा अधिनियम और महामारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। हरियाणा के चरखी दादरी के गांव मिस्री की पंचायत के लोग धान रोपाई, नहरी पानी चोरी पर रोक लगाने की मांग को लेकर दादरी उपायुक्त से मिले। जिले की कई ग्राम पंचायतों की ओर से पानी की ज्यादा खपत और दूसरी समस्याओं के चलते धान नहीं लगाने का निर्णय लिया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद कुछ किसान धान की खेती कर रहे हैं, जिसके चलते दूसरे किसानों को पानी की किल्लत और जल भराव से फसल खराब होने की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। इस कड़ी में समस्या से जूझ रहे गांव मिस्री के ग्रामीण दादरी लघु सचिवालय पहुंचे, जहां पर डीसी से मिलने आए ग्रामीण ने ये कहा कि उनके गांव में भूमिगत जलस्तर ऊपर होने के कारण उन्हें सेम की समस्या से जूझना पड़ता है और वहीं मामले में जिला उपायुक्त ने संज्ञान लेते हुए बिजली सिंचाई विभाग के अधिकारियों को इस पर अंकुश लगाने के निर्देश दे दिए। प्रदीप कुमार है और मेरा गांव मिस्री है। हम अब डीसी साहब के ज्ञापन सौंपने आए हैं कि हरियाणा सरकार ने पॉलिसी चलाई हुई है कि पानी बचाओ फसल बचाओ। हमारे पड़ोसी गांव है जयश्री गांव, कमोद गांव, वे हमारे गांव के सीम में जोर जबरदस्ती धान बोते हैं और हमारे गांव में तनाव का माहौल है। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी फसल खराब होती है, कपास की और ज्वार की, इन धानों को न लगाया जाए और सरकार की पॉलिसी का भी पालन किया जाए। नीति है
कि जो डार्क जोन है या ऐसे जोन है जहाँ वाटर लेवल काफ़ी नीचे चला गया है, वहाँ पर जो दूसरी फसल है उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसको प्रोत्साहन दिया जाए ताकि जो वाटर लेवल है वो ज़्यादा नीचे ना जाए। तो ऐसा ही हमारे क्षेत्र में गोंद का जो क्षेत्र है, मिसरी गांव है, रावल्दी है, ये ऐसे गांव हैं जहां पर पानी काफ़ी नीचे जा चुका है और प्रयास यही किया जा रहा है किसानों को समझा करके कि आप वहाँ धान की फसल ना उगाएं, बल्कि इसकी जगह बाजरा, कपास या दूसरी जो ऑल्टरनेटिव फसल है उसको प्राथमिकता दें। लेकिन गांव के काफ़ी लोग आ रहे हैं, वो मान भी गए थे। सरपंच से जब बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये गांव ने निर्णय लिया है, पंचायत ने निर्णय लिया है कि हम वहाँ धान की फसल नहीं उगाएंगे। लेकिन कई लोग हैं जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं, जैसे कि पंचायत ने मुझे बताया। तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि भाई वहाँ जहाँ पानी इस प्रकार से चोरी होती है धान, तो हम उनको ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल कानूनन ना लगाएं। लेकिन जब पानी कम है तो एक सामाजिक उनका कर्तव्य बन जाता है। तो हम उन्हें समझाने का प्रयास किया है, लेकिन पता चला है कि धान की फसल लगा रहे हैं पानी चोरी करके, बिजली की चोरी करके। तो हमने दोनों महकमों को इस प्रकार से निर्देश दिए हैं कि ना बिजली की चोरी हो, ना पानी की चोरी की जाए। सीकर से बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए सरस्वती ने सीएम गहलोत पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं और टिड्डियों पर कोई ध्यान नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सरकार को कोरोना का भी ध्यान नहीं है। इस दौरान बीजेपी जिलाध्यक्ष इंदिरा चौधरी भी मौजूद रहीं और इंदिरा ने भी कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। राज्य सरकार को स्पष्ट कहा कि आप प्रोजेक्ट बना करके हमारे सामने बताओ कि कितना खर्चा चाहिए। लेकिन अधिकारी कहते हैं साहब रात को बैठेंगे तभी हम दवाई छिड़केंगे, रात को दिन में चाट जाएंगे फसल को, फिर दवाई छिड़कते रहो। कारण क्या है कि इनके एमएलए तो होटलों में बैठे हैं, बाड़ाबंदी कर रखी है, कहीं भागने जाए। किसान को भगवान भरोसे छोड़ रखा है, वो मलाई खा रहे हैं, वहां पर कैरम खेल रहे हैं, अपनी सरकार बचाने के चक्कर में हैं। और किसान की हालत ये हो गई है कि आज अधिकारियों को संभालने वाला कोई है ही नहीं। आपस में कोई तो हरियाणा में बैठा है बाड़ाबंदी करके, कोई तो जयपुर में बैठा है। फेंक करके कोरोना के हवाले करके जिस तरह होटल में बंद बैठे हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं बिजली के बिलों में छूट दी जाए, लोगों को कुछ राहत मिल सके आर्थिक रूप से, ऐसे कदम उठाए जाएं और हमारे जो जनप्रतिनिधि जीते हैं उनको परेशान ना किया जाए। उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं वो उनको दिए जाए और बदले की राजनीति ना। हरियाणा के चरखी दादरी में बिजली विभाग के कर्मचारी की ओर से रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। दरअसल बिजली निगम के जेई की ओर से किसान से रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जेई पर 4,500 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। वहीं बिजली निगम ने जेई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे चरखी दादरी से उसका पदभार से उसे मुक्त कर दिया है और इसका केस हिसार हेड ऑफिस को उचित कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। पीड़ित किसान ने इस बारे में जेई के खिलाफ लिखित में शिकायत एसपी कार्यालय में दी है और वहीं इस संबंध में बिजली निगम के कार्यकारी अभियंता ओमवीर सिंह ने बताया कि संबंधित जेई फूल सिंह को पदभार से मुक्त कर दिया गया है और इसका केस हिसार हेड ऑफिस नियमानुसार उचित कार्रवाई करने के लिए भेज दिया गया है। कंप्लेनेंट ने ये कहा है कि मेरे किसी कार्य के लिए इसने मेरे से पैसे की डिमांड की और कुछ पैसे मैंने दे दिए, जैसा कि वीडियो में दिखाई देता है। हालांकि पूरी बात कोरोना संकट के दौरान 3 महीने में हिमाचल के जिला कांगड़ा में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 1,63,157 लाभार्थियों को राशन का आवंटन किया गया। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने यह बताया है कि NFSA के तहत 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह और 1 किलो काला चना प्रति परिवार देने का प्रावधान किया गया, जिसके चलते अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए जिला कांगड़ा को 10,035 मीट्रिक टन चावल और 490 मीट्रिक टन काले चने का आवंटन किया गया, जिस पर विभाग ने उक्त अवधि में 9,573 मीट्रिक टन चावल और 420 मीट्रिक टन काला चने का आवंटन किया है।
भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया, उसके पश्चात भारत सरकार द्वारा जो यहाँ NFSA बेनिफिशियरीज थे लगभग 1,63,157, तो जिला कांगड़ा में भी उनको इस योजना के अंतर्गत 5 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रति माह व 1 किलो काला चना प्रति परिवार देने का प्रावधान किया गया। तो हमें 3 महीने के लिए अप्रैल मई जून के लिए 10,035 मीट्रिक टन चावल और 490 मीट्रिक टन काले चने का आवंटन किया गया। इसमें से जो अप्रैल मई जून 3 महीनों में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो हो गया 9,573 MT और काला चना 420 MT लोगों में लाभार्थी। उत्तर प्रदेश के झांसी रेंज के आईजी सुभाष बघेल ने आज जालौन का दौरा किया और जालौन के मुख्यालय और पहुंचे आईजी ने लॉकडाउन में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं उन्होंने कंटेनमेंट जोन इलाके का भी निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने सतर्कता बरतने और सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रखने के निर्देश दिए हैं और साथ ही जिला और थाने स्तर के टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी कर उन्हें जेल भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस समय हम नगर क्षेत्र में, उरई के नगर क्षेत्र में जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ की व्यवस्था को देख रहे हैं। शासन के जो निर्देश हैं हमारे मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के, उसका हम लोग जो अक्षर से पालन करा रहे हैं। अभी मच्छर चौराहे के पास में जो हमारा कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर गए थे भ्रमण में और इस समय ऑफिसर्स कॉलोनी यहाँ पर है। तो जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं, जो अधिकारीगण हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं, जो भी निर्देश हैं उनका कड़ाई से पालन किया जाए और हमें मिलजुल करके जो भी शासन के और DGP ऑफिस के निर्देश हैं मिलजुल करके इस कोरोना की महामारी से लड़ना है। एक तो जनपद स्तर के टॉप 10 अपराधी और दूसरे जो हमारे जितने भी थाने हैं, 18 थाने हैं, सबके टॉप 10 अपराधी। और ये शासन का भी निर्देश है, DGP ऑफिस का भी निर्देश है। अपराधियों की सही जगह सलाखों के पीछे, हम उसी के लिए कटिबद्ध हैं। हिमाचल के धर्मशाला के नूरपुर के गांव फरगना की योग शिक्षिका सुरक्षा चौहान अपने गांव में सुबह और शाम को लोगों को योग करवा रही है और सुरक्षा चौहान को महामहिम राज्यपाल और उच्च अधिकारी सम्मानित भी कर चुके हैं। योग शिक्षिका ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी को लगभग 4 महीने हो गए हैं और ऐसे में जनता को यही कहना चाहूँगी कि हमें योग को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। योग करना बहुत ज़रूरी है और अपनी जीवन शैली को बदलना, अपना आहार व्यवहार और अपनी दिनचर्या को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लगभग 4 महीने हो गए हैं कोरोना महामारी से सभी पूरे विश्व को जूझते हुए। तो ऐसे में मैं यही सुझाव देना चाहूँगी कि हमें 2 टाइम जो है योग को अपने जीवन में मतलब धार लेना चाहिए। योग करना बहुत ज़रूरी है और अपनी जीवन शैली को बदलना और अपनी दिनचर्या को बदलना, अपना आहार व्यवहार सभी कुछ हमें इस वक्त तब्दील करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले हम लोग करवाते थे, बड़े बड़े योग शिविर करवाते थे, लेकिन क्योंकि अभी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि अपने ही घर में एक फैमिलीज़ के कुछ बच्चे लेके, उनके बड़े लेके उनको हम योग जो है वो सिखा रहे हैं, ताकि वो बच्चे जो हैं आगे अपने घर में सभी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको योग करवाएं, उनको योग सिखाएं। हरियाणा के सोनीपत में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,356 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में जिले में एक साथ 81 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई है और इसी के साथ सोनीपत स्वास्थ्य विभाग अब सभी मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जांचने में जुट गया है, ताकि नए मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा सके। और आपको बता दें कि सोनीपत में कोरोना संक्रमण के चलते 25 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सर, पिछले 24 घंटे की बात करें तो कितने नए मामले सामने आए हैं और क्या स्टेटस है अभी? हमारे 81 केसेस न्यू आए हैं, इसके साथ हमारे 2356 केसेस हो चुके हैं अभी तक। और अभी हमने टेस्टिंग क्योंकि ज़्यादा कर दिया, डेली हमारे 1400-1500 की टेस्टिंग हो रही है और उन एरियाज़ में हो रही है जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, हमारे अर्बन स्लम्स हैं, उनके अंदर टेस्टिंग कर रहे हैं। जो हाई रिस्क ग्रुप हैं उसके अंदर टेस्टिंग कर रहे हैं।
सर कोरोना से कितनी मौतें अभी तक हो चुकी है? अभी हम 25 हुई हैं, फिर भी हमारा जो केस फैटिलिटी रेट है वो हमारा 1.07 है, जो कि काफ़ी कम है। हम इसको 1 से भी नीचे लाना चाहते हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के जौनपुर में नवढ़िया थाना क्षेत्र के आदिपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया कि जब 4 दिन से लापता मासूम का शव उसके घर के पास एक नाले में रस्सी से बंधा हुआ मिला। वहीं मासूम की मौत की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और सूचना पर पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। और घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की माने तो प्रथम दृष्टया दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका उन्होंने जाहिर की है और वहीं परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। थाना नेवढ़िया अंतर्गत आदिपुर गांव है। वहां पर लगभग एक 5 वर्षीय बच्ची जो कि 15 तारीख की शाम से गायब थी, आज घर के पास ही एक नाली है, उस नाली से उसका शव बरामद हुआ है। प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि जैसे उसको मार करके उसमें छुपाया गया है। पंचनामा भर के पोस्टमार्टम हो रहा है, उससे सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। परिजनों का आशंका है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। हाँ, वो भी पीएम में वो भी राय ली जा रही है। अगर वास्तव में हुआ है तो जानकारी आ जाएगी और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ करने की इच्छा हो तो क्या नहीं हो सकता, ऐसी ही मिसाल पेश की है दिव्या कोटड़िया ने। महाराष्ट्र के दहीसर की रहने वाली दिव्या ने 50 साल की उम्र में 12वीं क्लास पास की है। उनका यह सपना करीब 36 साल के बाद पूरा हुआ है। दिव्या के पूरे परिवार ने इसमें दिव्या का साथ दिया है और दिव्या के इस समय में सिलेबस अलग था, इसलिए उनके बेटे ने पहले 6 महीने का कोर्स करवाया और उसके बाद एडमिशन करवाकर अपनी मां का सपना पूरा करने में मदद की। एक किताब लिखने की शुरुआत किया था जिसमें हम ड्रीम पे काम कर रहे थे। तो मैंने माताजी से पूछा था कि आपका कौन सा ऐसा सपना है जो अधूरा रह गया है। तो उन्होंने शेयर किया था कि मेरा बचपन से एक सपना था कि मुझे आगे पढ़ाई करनी थी, पर 10वीं के बाद वो उनके पिताजी के कारण नहीं हो पाई। तो फिर जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखी हमने उठा ली। हम हैं शिक्षक, तो मैंने मेरे टीचर्स से हेल्प मांगा तो मुझे मिला और मेरी माताजी को भी एक लेवल पे पुश करने पे मैं एक चीज़ जान गया कि व्यक्ति को सिर्फ पुश ही चाहिए। एक्चुअली मैं देखने को जाऊँ तो जैसे बाकी बच्चों को पढ़ा वैसे ही मैंने माताजी को पढ़ा, उसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डाले वैसे। बट अगर किसी के पास अपना ड्रीम हो, भले अधूरा हो, और उसको कोई पुश करने वाला मिल जाए तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो वही हुआ मेरे माताजी के केस में ही। छोटे बहन ने पूछा एक बार कि मम्मी आपको क्या ख्वाहिश है, कि आपकी इच्छा क्या रहेगी, ये छोटे थे जब। मैं बोली मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था, तो मेरी एक इच्छा है कि मैं कॉलेज में जाऊँ। तो बोले करोगे? मैं बोली देखते होता है तो करते हैं। तो उसने मुझे उसके कॉलेज ये टीचर्स घर पे आके पढ़ाते थे, इकोनॉमिक्स, अकाउंट और इंग्लिश। और इंग्लिश की टीचर 2 साल पढ़ाने को आई और मेरे बेटे 3 सब्जेक्ट पढ़ाता है आर्यन क्लासेस में, इकोनॉमिक्स, OCM और SP। और अकाउंट के टीचर नालासोपारा से पढ़ाने को आते थे मुझे। तो उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे पीछे और मेरे बेटे ने भी की और मेरे फैमिली में भी मुझे बैक सपोर्ट बहुत था उनका। शनिवार और रविवार के लॉकडाउन और सोमवती अमावस्या पर बढ़ती भीड़ के मद्देनजर अब उत्तराखंड प्रशासन ने उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले सभी मार्गों को सील कर भारी पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया है। वहीं रुड़की से 20 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद नारसन चेकपोस्ट पर भी प्रशासन ने किसी भी प्रदेश से आने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
देखिए, कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत और आने वाले सोमवती अमावस्या के दृष्टिगत एक निर्णय हुआ है जिसमें कि सैटरडे संडे और इसमें दुकानें और इस तरीके के जो भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है उनको बंद करने की, और जो बाहर के प्रदेशों से लोग आ रहे हैं उनको उत्तराखंड में आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। इस चीज़ का हमारे द्वारा लगातार आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है। और जो आवश्यक सेवाएं हैं, दूध, फल, सब्जी, दवा की दुकानें, इसके अतिरिक्त जिन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है या जिन लोगों को बाहर से उत्तराखंड में आने की अनुमति नहीं है, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आप अपने प्रतिष्ठान बंद करके सहयोग करें। अगर कोई व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके द्वारा नियम तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, तो जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हमारे द्वारा अमल में लाई जाएगी। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि हरियाणा सरकार ने सब्जी और फलों पर 2% मार्केट फीस लगाकर प्रदेश में किसान, व्यापारी और आम जनता के साथ ज्यादती करने का काम किया है। मार्केट फीस लगाने से सब्जी और फल महंगे हो गए हैं। एक तरफ जहां सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर टैक्सों का बोझ डालकर पेट्रोल और डीजल के दामों पर बेतहाशा वृद्धि करके जनता की कमर तोड़कर रख दी है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में सब्जी और फलों के ऊपर 2% मार्केट फीस लगाकर प्रदेश की जनता व किसान की जेबों में डाका डालने का काम किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नया फरमान जारी किया है जिसमें अनाज मंडी के अंदर अनाज बिकने पर मार्केट फीस लगेगी और मंडी के बाहर अनाज बिकने पर मार्केट फीस नहीं लगेगी। यह फरमान पूरी तरह से किसान आड़ती विरोधी फरमान है। इससे पूरी देश की मंडियां बर्बाद हो जाएगी। अगर सरकार ने यह अधिसूचना वापस नहीं ली और ये हरियाणा में लागू करने की कोशिश की तो पूरा प्रदेश का। उत्तराखंड के सिरगुल चोर गलिया सितारगंज रोड पर पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने बिना नंबर की लकड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को बदरिया के पास से पकड़ा है, और लेकिन ड्राइवर मौका देकर वहां से फरार हो गया। और ट्रैक्टर ट्रॉली में रोहानी, कोकाट, जलोनी लकड़ी के लगभग 50 क्विंटल सोख्ता और 20 नग भरे थे। के आसपास मुखबिर की सूचना पे ये पता चला कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो चोरगलिया से तागज मार्ग है उस पर बंदरिया नामक स्थान पे पहुंच चुकी है। आप उसको तत्काल जाके पकड़ें। तो हमारी गश्ती दल जो संयुक्त रूप से बनाया गया था तुरंत पहुंचा, उसने इसको ट्रैक्टर ट्रॉली को जाते हुए पकड़ा, लेकिन जब तक कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकते उसका ड्राइवर कूद के भाग गया, वो गिरफ्तार नहीं हो पाया था। तो इसको जो है यहाँ लेके आए हैं। इसमें जो है ज़्यादातर जलौनी लकड़ी है। इसमें 20 नग रोहिणी के और करीब 50 क्विंटल के आसपास सोख्ता पाया गया। सर ये तो जो है जांच में ही पता चल पाएगा कि ये कहाँ से आई, क्यों आई। इसकी जांच अब जो है सौंपी गई है, तो जैसे ही जांच का निष्कर्ष आएगा आपको बता देंगे। इसके खिलाफ छापेमारी अभियान चल रहा है। जो भी इसमें अपनी किसी तरह से संलिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल सा आया हुआ है। लगातार बॉलीवुड के खेमेबाजी और भाई भतीजावाद पर बहस हो रही है। सुशांत के निधन के बाद सबसे पहले इस मुद्दे पर एक्ट्रेस कंगना रनौत सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि सुशांत बॉलीवुड में खेमेबाजी और नेपोटिज्म का शिकार हुए हैं। और कंगना ने अपने स्टेटमेंट में यहाँ तक कह दिया था कि सुशांत का निधन सुसाइड नहीं बल्कि एक प्लान मर्डर है। और कंगना ने कहा कि अगर वो अपनी कई बातों को साबित नहीं कर पाती हैं तो वो अपना पद्मश्री सम्मान वापस कर देंगे। बीते कई दिनों से यूपी पुलिस अपने कारनामों के चलते विपक्ष के निशाने पर है। कानून व्यवस्था और अनावश्यक रूप से फायरिंग से सरकार की छवि को अपराधी बट्टा लगा रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भले ही लोगों को असलहे जमा कराने का नियम बन गया हो, लेकिन अवैध असलों की मार्केट पूरी तरह से गुलजार है। शहर से लेकर गांव तक अवैध असलों का कारोबार तेजी से फैल रहा है। और रायबरेली शहर कोतवाली पुलिस को उस वक्त सफलता हाथ लगी है जब वीकेंड लॉकडाउन के दौरान चेकिंग के समय महानंदपुर के
एक मकान में अवैध असले की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस को मौके से अवैध हथियार, कारतूस और असले बनाने का सामान भारी मात्रा में मिला है। खबर अंबाला से है, जहां पर दो अलग अलग सब्जी मंडियां हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की दिल खोल करके धज्जियां वहां पर उड़ाई जा रही हैं। यहां लोगों के चेहरों से मास्क और मंडी से हैंड सैनिटाइजर भी गायब हैं और मीडिया के कैमरों को देखकर लोगों को मास्क भी याद आ गए और गले में लटके हुए गमछे और रुमाल चेहरे ढकने लगे। और इस दौरान कुछ ऐसे ही लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की है और सीधे ही लोग झूठ बोलने लग गए और बहाने बनाने में लग गए, तो वहीं अधिकारी लोग भी दलीलें देने में लग गए। अमरपाल, कैमरा देखकर मास्क याद आ रहा है, वैसे नहीं याद आया? क्यों? आप ऐसे ही घूम रहे हैं, हमने देखा कैमरा देखते ही आपने मास्क निकाल लिया। अरे मास्क तो लगा हुआ था, एक कान से निकल गया था। हाँ। वहाँ से कमेंट्री हो रही है कि हट जाओ, कोई हट तो रहा है नहीं, सबको अपने पैसे कमाने हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बंदा भी कोरोना इन्फेक्टेड हुआ तो बम फूटेगा पूरे अम्बाला में। हर बंदा कहाँ से आ रहा है, सुबह सस्ती लेने के लिए सब लोग आते हैं, डिफेंस से आते हैं, माड़ी से आते हैं, मंडी से आते हैं। एक भी बंदा यहाँ पे कोरोना वायरस लेके आ गया होगा ना, तो सीधा 500 से 600 मामले आएंगे एक दिन में। सर सब्जी मंडी में डेली रूटीन में हमारी सुबह यहाँ ड्यूटी लगती है और लोगों को भी ये बताने के लिए बोला जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इस महामारी में अपने आप को बचाएं, एक दूसरे से दूर रहें, मास्क पहने। और डेली की तरह हम यहाँ से 4:30-5 बजे के करीब आ जाते हैं और अपनी ड्यूटी करते हैं। सर आड़तियों को बता रखा है हमने भी, जो भी आता है आपकी दुकान पे वो एक पहले तो मास्क लगाया हुआ होना चाहिए, दूसरा उसके हाथ सैनिटाइजर कराओ, उसके बाद उसको सामान के लिए जो भी वो लेना चाहता है ले सकता है। सोशल डिस्टेंस बरकरार है वहाँ पे। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।